नेक्स्ट बात करते हैं हम मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अब मेथड्स ऑफ फार्मिंग में आपको 3 मेथड्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। तो मेथड्स ऑफ फार्मिंग जो है अभी के करंट मेथड्स ऑफ फार्मिंग वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का सीधा मतलब अगर हम समझे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जो बिल्कुल ही नेचुरल फार्मिंग जिसको हम बोल सकते हैं, जो बिना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड्स या कोई भी तरह के जो आर्टिफिशियल चीज़ों का ना यूज़ करके जो नेचुरली ग्रो होते हुए क्रॉप्स होते हैं या नेचुरली ग्रो होती हुए फार्मिंग्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। Let us read out. In this kind of farming area or any other chemical fertilizer and insecticides are not used. या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है उसको हम बोलते हैं कि ऐसे फार्मिंग एरिया जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र या तो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ ना हो, उस टाइप के फार्मिंग को क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है? इंसेक्टिसाइड्स मतलब जो भी इंसेक्ट्स जो होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन फसल को नुकसान ना पहुंचे इसलिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होता है। एक तरह का हम बोल सकते हैं दवा होती है। केमिकल फर्टिलाइज़र ऐसे फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो हानिकारक इंसेक्ट्स हो या जो जो फसल हो उसको उगाने में मदद करे, उसको हम बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र। They contain natural taste, sweetness and fragrance। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब नेचुरली ग्रो हुआ फार्मिंग जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता है। साथ ही साथ ऐसी फार्मिंग जहाँ पर जो भी फसल उगाई जाती है वो फसल का जो टेस्ट होता है वो नेचुरल होता है, स्वीटनेस और फ्रेग्रेंस उसकी बरकरार रहती है। देयर आर मिनरल्स, विटामिन्स एंड लाइफ एनर्जाइजिंग एलिमेंट्स इन दीज क्रॉप्स। इन फसल में मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और जो एनर्जी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब यहाँ पर इस टाइप के फार्मिंग में या तो इस टाइप के फसल में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। In order to observe that the soil fertility is retained for a longer time, care is taken for crop rotation, use of chemical fertilizers only when necessary, use of biotic controls for insects and harvest, water conservation etc। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि सस्टेनेबल फार्मिंग कैसी होती है? सस्टेनेबल फार्मिंग ऐसी होती है जहाँ पर सॉइल को फर्टाइल रखने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी मतलब क्या होता है कि ऐसी ज़मीन की मिट्टी जिनका जो भी वो ज़मीन होती है वो फर्टाइल मतलब कि जहाँ पर क्रॉप्स होते हैं वो जल्दी उग जाते हैं, थोड़ा सा केयर करते हैं तो वो फसल जो होती है वो जल्दी उग जाती है, उसको हम बोलते हैं फर्टाइल। तो ऐसी फार्मिंग जहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी लॉन्गर टाइम के लिए संभाल कर रखने के लिए उस सॉइल का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अब कैसे ध्यान रखा जाता है? क्रॉप रोटेशन के द्वारा। तो क्रॉप रोटेशन कैसे? क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? उस ज़मीन पे मोर देन 1 क्रॉप्स उगाए जाते हैं। मान लो कि थोड़ा एरिया होता है वहाँ पर वीट उगाई जाती है, दूसरा एरिया होता है वहाँ पर चना उगाया जाता है, तीसरे में कुछ पल्सेस दूसरे उगाए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो उस सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र ओनली व्हेन नेसेसरी, मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ वहीं पर करें जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो, ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। यूज़ ऑफ बायोटिक कंट्रोल्स फॉर इंसेक्ट्स एंड हार्वेस्ट। बायोटिक कंट्रोल फॉर इंसेक्ट्स, जो भी माइन्यूट इंसेक्ट्स होते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए बायोटिक वे का यूज़ किया जाए, अबायोटिक वे का यूज़ ना किया जाए। हार्वेस्ट का यहाँ पर मीनिंग क्या हो रहा है कि
कोई फसल उगाई जाती है तो उसके आसपास जो घास वगैरह होते हैं उसको हार्वेस्ट मतलब उसको निकालना सही रहता है, क्योंकि वो जो फसल है उसको हानिकारक है या तो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर हार्वेस्ट का मीनिंग अलग हो जा रहा है। वाटर कंजर्वेशन, जहाँ पर वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ही ये हो रहा है कि यहाँ पर अलग एक या दो से ज़्यादा टाइप के फार्मिंग का इस्तेमाल होता है या तो लिया जाता है। ऐसे टाइप की फार्मिंग को हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग में कैटल रियरिंग, ये आप जानते हैं। पोल्ट्री मतलब मुर्गियों को संभालना या तो मुर्गियों को ध्यान में रखना, उसको हम बोलते हैं पोल्ट्री। सेरीकल्चर, ये नया वर्ड है। सेरीकल्चर मतलब क्या होता है, सिल्क से सिल्क वर्म प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। फिशरी आप जानते हैं। तो ऐसे सारे टाइप के फार्मिंग के साथ ही साथ किया जाता है, कैरिड आउट साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद द फार्मिंग। तो ये टाइप के फार्मिंग को हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। आगे बढ़ते हैं। एज पर द सीजन्स द एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। खरीफ क्रॉप, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हमारे जो इंडिया में उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला है खरीफ क्रॉप विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसे क्रॉप्स या तो ऐसे फसल जो रेनी सीजन के टाइम पे उगाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। अब एक और चीज़, खरीफ क्रॉप को मॉनसून क्रॉप्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये मॉनसून के टाइम पे इसकी जो फार्मिंग होती है इसलिए इसको मॉनसून क्रॉप भी बोला जाता है। अब यहाँ पर जो होता है क्रॉप का जो टाइमिंग होता है जून से लेकर जुलाई तक उगाया जाता है और अक्टूबर से नवंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है। अब खरीफ क्रॉप के अंदर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, खरीफ क्रॉप के अंदर पैडी, मेज, जुआर, मिलेट ये टाइप के क्रॉप्स होते हैं, वो खरीफ क्रॉप्स के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो क्रॉप्स होते हैं वो विंटर के टाइम पे उगाए जाते हैं। आई एम गिविंग द ओरल एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज़ टेक केयर। ये भी इम्पॉर्टेंट है। राबी क्रॉप को विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो क्रॉप्स है वो विंटर टाइम में उगाए जाते हैं, इसलिए इसको राबी विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है। और ये टाइप के क्रॉप्स का सही टाइम है उगाने के लिए अक्टूबर से नवंबर तक, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है मार्च से अप्रैल मंथ तक। यहाँ पर वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, लिनसीड ऐसे टाइप के क्रॉप्स जो होते हैं वो राबी क्रॉप के अंदर फॉल होते हैं। नेक्स्ट है जायड क्रॉप। अब जायड क्रॉप को हम समर क्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे टाइप के क्रॉप समर सीजन में उगाए जाते हैं ज़्यादातर। उसका टाइम पीरियड है मार्च से जून। यहाँ पर पैडी, मेज, ग्राउंडनट, तिल, मिलेट ऐसे टाइप के क्रॉप्स, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन ऐसे टाइप के क्रॉप्स होते हैं वो जायड क्रॉप्स बोले जाते हैं। या तो ये क्रॉप्स है वो समर सीजन में ज़्यादातर आप देख पाते हैं और उगाए जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ड्यू टू डाइवर्सिफाइड जियोग्राफिकल लोकेशंस, क्लाइमेट, वेराइटी ऑफ लैंड, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एक्सेट्रा, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमारा जो जियोग्राफिकल लोकेशन है या तो हमारा जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो अलग अलग है, इसलिए अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उसके क्लाइमेट, लैंड की फर्टिलिटी और रेनफॉल के हिसाब से उसकी फार्मिंग पॉसिबल रहती है। नेक्स्ट हम आते हैं फूड ग्रेन्स पर। Grains are cultivated in about 75% of the total area sown and about 50% of the production comes from grains. ग्रेन्स का जो कल्टीवेशन होता है, जो टोटल एरिया सोन मतलब जो क्रॉप्स उगाए गए होते हैं ज़्यादातर उसमें 75% हिस्सा सिर्फ ग्रेन्स का रहता है और 50% ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेन्स। 50% जितना जो ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन
होता है जितना ओवरऑल प्रोडक्शन कोई भी ग्रेन्स का किया हुआ हो या तो कोई भी क्रॉप्स का किया हो, तो 50% जो होता है वो ग्रेन्स का हिस्सा होता है, उसका ज़्यादा फसल होता है, उसकी ज़्यादा फार्मिंग होती है। और ग्रेन्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, फूड ग्रेन के अंदर कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, हियर इट इज़ गिवन, पैडी, वीट, ज्वार, मिलेट, मेज, ये सब ग्रेन्स जो है वो फूड ग्रेन्स के अंदर ऐसे ग्रेन्स होते हैं जो इंडिया में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पल्सेस। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग पल्सेस एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं दे देती हूँ। यहाँ पर आपको जो भी पल्सेस है, वीट है, ये आपको टेक्स्ट बुक में उसका पूरा ब्रीफ में दिया हुआ है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप स्टडी करिएगा, वो बहुत ही ईजी है, एक बार रीड करने में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि फूड ग्रेन्स के अंदर क्या आता है, पल्सेस के अंदर क्या आएंगे, और कुछ आपको डाउट होगा तो प्लीज़ आप मेरे से पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन, जहाँ पर भी आपको डाउट होगा उसके रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेनेशन सेंड करती जाऊँगी। नेक्स्ट आता है पल्सेस। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल। वेजिटेरियन पीपल के लिए ये प्रोटीन लेने का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है। पल्सेस के अंदर कौन कौन से आते हैं, तुवेर, मूंग, ग्राम, पीस एंड मठ, उड़द एक्सेट्रा, इन सब से हमको प्रोटीन मिलता है। और वेजिटेरियन पीपल के लिए पल्सेस ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन लेने के लिए। ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स कौन से होते हैं, ग्राउंडनट है, जहाँ पर हमको ऑयल मिल सकता है, तो ये है ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, ये सब ऑयल सीड्स है, और ये इंडियन मील के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं बेवरेजेस पे। बेवरेजेस में टी, कॉफ़ी, कोको, ये सब बेवरेज क्रॉप्स है। आगे बढ़ते हैं, कैश क्रॉप्स, कॉटन, शुगर कैन, जूट, टोबैको, रबर एक्सेट्रा आर कैश क्रॉप्स। सो कैश क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं, कैश क्रॉप्स में कॉटन, शुगर केन, जूट, टोबैको, रबर, जो मैंने प्रीवियसली आपसे डिस्कस कर लिया कि कैश क्रॉप्स के अंदर शुगर कैन, जूट, टोबैको, रबर, ये सब कैश क्रॉप्स के अंदर आते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज क्रॉप्स वी ऑल्सो ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स इन इंडिया। ये क्रॉप्स के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग काइंड के फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो भी हम उगा सकते हैं हमारे इंडिया में।